दुश्मन ने जब दोस्ती का जामा पहनकर पीठ पर खंजर भोंका तो हम निकल पड़े। हिमालय की शांत वादियों में जब गोलियां और तोप शोर मचाने लगे तो हम निकल पड़े। सफेद चादर से ढकी पहाड़ियों पर जब रक्त के छींटे पड़ने लगे तो हम निकल पड़े। हम निकल पड़े दुश्मन के नापाक मंसूबे खाक में मिलाने के लिए, दुश्मन की कमर तोड़ने के लिए और उसे मां भारती की पवित्र जमीन से खदेड़ने के लिए। 2 महीने 3 हफ्ते और 2 दिन, ये महज दिनों की नफरी नहीं, भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की कभी न भूलने वाली दास्तान है। और दुनिया इस दास्तान को जानती है ऑपरेशन विजय के नाम से। जी बिजनेस पहुंचा है इस पवित्र तीर्थ स्थल पर अपना शीश नवाने और आपको सुनाने ऑपरेशन विजय की विजय गाथा। कारगिल के युद्ध को इस साल पूरे 25 साल पूरे हो रहे हैं। जी हाँ, 1999 में पाकिस्तान की सेना ने सर्दियों के वक्त अपने नापाक इरादों को दिखाते हुए हमारे कई सारी चोटियों पर और हमारे कई सारे इलाके पर कब्जा कर लिया। उसके बाद जब पता चला भारतीय सेना को, तो भारतीय सेना ने बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में बड़े बहादुरी के साथ लड़ते हुए पाकिस्तान के सारे नापाक इरादों को नाकाम किया और वापस से भारत की सारी ज़मीन अपने कब्जे में की और जीत हासिल की। इस पूरी प्रोसेस में काफ़ी कुछ नुकसान भी हुआ, लेकिन आज 25 साल बाद मैं आया हूँ कारगिल वॉर मेमोरियल पर, आप सबको ये बताने और दिखाने के लिए कि किस तरह से भारत के जवान अपनी मातृभूमि की, अपनी देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च निछावर करते हैं और आज हमें उनसे ये सीख लेनी है। तो आइए कारगिल वॉर मेमोरियल में मैं आपको कारगिल के 25 साल पुराने इतिहास को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। आइए कारगिल युद्ध की सारी जो कुछ भी घटनाएं हुई उसको पूरी तरह से दर्शकों के सामने रखने के लिए आज मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान है। मैं कार्यक्रम में शामिल कर रहा हूँ ज्ञान बहादुर थापा साहब, जो सूबेदार हैं। थापा साहब, बहुत बहुत नमस्कार। ये बताइए कि सबसे पहले ये जो अमर जवान ज्योति जल रही है, इसे ऑपरेशन विजय के नाम से क्यों जाना जाता है? कारगिल युद्ध में जो भी शहीद हुए हैं उन शहीदों की याद पर 2004 में इस कारगिल वॉर मेमोरियल को बनाया गया है। उन शहीदों की याद पर ये अमर जवान ज्योति हमेशा 24 आवर्स जले रहते हैं। इसका नाम ऑपरेशन विजय कैसे पड़ा और क्यों इसे ऑपरेशन विजय कहा जाता है, ये जरा समझाइए। सबसे पहले सर, कारगिल युद्ध पाकिस्तान ने जो भारत और पाकिस्तान के जो सीमा रेखा है उसको उल्लंघन किया गया। राइट। और भारतीय जमीन पर अपने कब्जा स्थापित करने की कोशिश की और इसे भगाने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था। इस युद्ध में काफ़ी ऊंची चोटियों पर युद्ध लड़ा गया। काफ़ी कठिन था क्योंकि दुश्मन ऑलरेडी ऊंची चोटी पर पहले से वो बैठे थे और हमें इस युद्ध में काफ़ी कठिन परिस्थिति को झेलना पड़ा। तो हमारे भारतीय सेना अपने उत्कृष्ट युद्ध कौशल और साहस को प्रदर्शित करते हुए दुश्मन को, पाकिस्तान आर्मी को यहाँ से भगाने में सक्सेस हुआ। इसके बारे में बताइए, ये कहाँ लड़ा गया, कितना लंबे समय तक चला, कौन कौन से इलाके, कौन कौन सी जगह पर ये युद्ध लड़ा गया? कारगिल युद्ध जो ऑपरेशन विजय हुआ था, सबसे पहले ये जो टोलोलिंग है, हमारा टोलोलिंग पार, इसे टोलोलिंग कहते हैं। अच्छा। यहाँ से स्टार्ट हुआ था और पाकिस्तानी सेना का जो मेन मकसद था टोलोलिंग से अपने NH1 नेशनल हाईवे 1 को कट ऑफ करना था और आगे हमारा जो कारगिल, बटालिक,
और तुर्तुक सब सेक्टर तक इन्होंने जो धोखे से कब्जा किया था, वहाँ तक हमारा राशन पानी जो मैन पावर सप्लाई रोकने का उनका मेन इरादा था। और इंडियन आर्मी को भी सबसे पहले इसी चोटी को लेना था और 13 जून 1999 को ये टोलोलिंग चोटी दोबारा अपने कब्जे में ले लिया था। तो जरा मैं कैमरामैन को कहूँगा कि जरा इस पीक पर फोकस करिए। इसे टोलोलिंग पीक कहा जाता है। सबसे पहले युद्ध की शुरुआत यहीं से हुई थी। 19 मई से हमने इस युद्ध की यहाँ से शुरुआत की। यहाँ पर पाकिस्तान के सैनिक जमे हुए थे और उनका इरादा ये था कि सामने हाईवे है, अगर इस रोड पर कब्जा कर लिया जाए तो सेना का मूवमेंट रोका जा सकता है, और जैसे ये सेना का मूवमेंट आप रोक देते हैं तो उसके बाद बाकी सारी जगहों पर कब्जा करना, बाकी सब इलाकों पर कब्जा करना बड़ा आसान हो जाता है। ये हमें थापा साहब बता रहे हैं। और कौन कौन से इलाकों में युद्ध हुआ? ये है एक्चुअल द्रास सेक्टर, द्रास के टोलोलिंग है, उसके बाद आपका टाइगर हिल, राइनोहन, बत्रा टॉप है, और इससे फ्रंट में आपका जो भी कारगिल हो गया, बटालिक हो गया, और तुर्तुक सब सेक्टर तक युद्ध। मतलब पूरा कितना किलोमीटर का इलाका रहेगा? लगभग 150 किलोमीटर उन्होंने धोखे से ऑक्युपाई कर लिया। 150 किलोमीटर लंबी बेल्ट पर ये पूरा युद्ध चला है। जी सर। और आप कुछ इंटरेस्टिंग जो नाम बता रहे हैं कि बत्रा टॉप, राइनो टॉप और ये सारे जो टाइगर हिल्स है, बड़ी उसकी चर्चाएं भी हुई। तो आइए हमारे दर्शकों को जरा बताते हैं कि ये सारे इलाके आप इसी जगह से कारगिल वॉर मेमोरियल से देख सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ कहाँ बत्रा टॉप है और कहाँ टाइगर हिल्स है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। आइए देखते हैं। अब आपको ये तस्वीर भी देखनी है और ये तस्वीर से आपको पता चलेगा कि ये सबसे लेफ्ट में इस तरफ आप देखेंगे तो बत्रा टॉप है, बीच में राइनो हॉर्न है और ये टाइगर हिल है। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी कारगिल के युद्ध के बारे में है तो आपको अच्छे से पता है कि टाइगर हिल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि जिस जगह हम खड़े हैं थापा साहब के साथ, यहाँ से ये तीनों ही बहुत आसानी से दिखते हैं। तो थापा साहब कहाँ से शुरुआत करेंगे? पहले क्या समझाएंगे इन तीनों जगह की क्या इंपॉर्टेंस है? कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले सर टाइगर हिल्स बताएंगे। जरा टाइगर हिल्स बताइए भी कि टाइगर हिल्स कौन सी वाली है यहाँ पर जो। और सबसे पहले टाइगर हिल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके ठीक सीधे जो पोल से लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो, और राइट वाला सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची जो दिख रही है राइट साइड में ऊपर त्रिकोण के समान, वो है टाइगर हिल। वो टाइगर हिल का इम्पोर्टेंट ये था कि जहाँ से अपना द्रास मस्को वैली का पूरा एरिया कवर हो जाता था और पाकिस्तानी आर्मी वहाँ आके पहले से ही डिप्लो था। इसे दोबारा अपने कब्जे में लेने के लिए काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी कठिन था। इसलिए इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्टिलरी, भारतीय आर्टिलरी द्वारा इससे पहले सबसे पहले बम्बार्ड किया गया और फिर हमारा 18 ग्रेनेडियर और 8 सिख बटलाइन को वहाँ पर दोबारा रिकैप्चर करने के लिए भेजा गया। ये सबसे ऊंचा इलाका है। जी सर। तो यहाँ से पाकिस्तान के लिए आसान था कि सब इलाकों पर नजर रख पाए और इसलिए इसे जीतना बड़ा मुश्किल था। ओके, तो चलिए ये सबसे कठिन लड़ाई में से एक लड़ाई मानी जाती है। राइनो हॉर्न और जरा बत्रा टॉप के बारे में बताएं। अच्छा, ये नाम कहाँ से आए ये भी जरा समझाइए। सबसे पहले उसका टाइगर के बाद राइनो हॉर्न। हाँ, राइनो हॉर्न। आप ये देखिए एक छोटा सा बीच में आपको दिख रहा होगा जो राइनो के सींग की तरह होता है ना, जो उनका एकदम नुकीला सा सींग होता है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है राइनो टॉप, राइनो हॉर्न। जरा बताएं सर जी। टाइगर हिल के बाद दूसरा चोटी है जो लेफ्ट साइड में, हमारे लेफ्ट साइड में है, वो राइनो हॉर्न है जी। वो भी टाइगर हिल के साथ 8 सिख और 18 ग्रेनेडियर ऑक्युपाई कर लिया था जी। तीसरी टॉप है .4875 जिसे हम अभी बत्रा टॉप के नाम से जानते हैं। इसका ये रीजन है कि .4875 को 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा साहब ने उसको रिकैप्चर के दौरान वो वहीं पे शहीद हो गए थे। इसलिए कैप्टन विक्रम बत्रा साहब के नाम पर अभी उस चोटी का नाम हमने बत्रा टॉप कर दिया है। और कैप्टन विक्रम बत्रा साहब को किस तरह का सम्मान मिला इस शहादत के लिए? उनके अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से उनको सम्मानित किया गया था। तो मैं बताऊं हमारे दर्शकों को कि सेना के जवानों में अगर सबसे बड़ा कोई सम्मान है तो वो परमवीर चक्र है और कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने इस लड़ाई को लड़ते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया। तो ये इस 3 जो आप चोटियाँ यहाँ से देख सकते हैं, यहीं से लड़ाई की गई और पूरा का पूरा ये भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को धूल चटाते हुए मुश्किल हालातों में और मुश्किल परिस्थितियों में, क्योंकि जब आप नीचे हो और अगर दुश्मन ऊपर बैठा है तो लड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज़ जो
हमारी सेना को और बाकी लोगों को अलग करती है हमारी सेना का साहस और देश के प्रति उनकी समर्पण की भावना, और इसी वजह से कारगिल का ये युद्ध हमारी सेना जीत पाई। वैसे तो इस कारगिल युद्ध में सैनिकों के शूरवीरता की अनंत कहानियां हैं, लेकिन आइए मैं आपको मिलवाता हूं कुछ ऐसे बहादुरों से जिनकी शूरवीरता की वजह से उन्हें कारगिल हीरोज के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते और मिलते हैं कारगिल हीरोज से। कारगिल का शेर शाह कैप्टन विक्रम बत्रा को कौन नहीं जानता। ये दिल मांगे मोर के नारे के साथ जिस शौर्य और साहस से वो दुश्मन पर टूटे, आज उसी हौसले की कसम खाकर देश के नौजवान सेना में भर्ती होने के सपने देखते हैं। ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। ऑपरेशन विजय के दौरान श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी उन्होंने ही निभाई, जिसमें आमने सामने की लड़ाई में 4 दुश्मनों को उन्होंने मार डाला। और फिर 7 जुलाई 1999 को .4875 चोटी को कब्जे में लेने के लिए अभियान के दौरान अदम्य साहस का परिचय देते हुए 5 दुश्मन सैनिकों को पॉइंट ब्लैंक रेंज में मार गिराया। गंभीर खतरे का सामना करने के बावजूद सामने से अपने सैनिकों का अद्भुत नेतृत्व किया और वीर गति को प्राप्त हुए। इस विलक्षण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन मनोज पांडे यानी कारगिल का एक और शेर दिल हीरो, जिन्होंने खालोबा टॉप पर अकेले ही दुश्मन के 3 बंकर उड़ा दिए। चौथे बंकर को उड़ाने की कोशिश में वो घायल हो गए, लेकिन अपनी टुकड़ी का नेतृत्व नहीं छोड़ा और दुश्मन को खदेड़ कर ही आखिरी सांस ली। खालोबार में अद्वितीय वीरता और नेतृत्व के लिए कैप्टन मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। खून से लथपथ शरीर 15 गोलियां खाने के बावजूद दुश्मन पर पुरजोर हमला और फिर टाइगर हिल पर जीत का परचम। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि कारगिल युद्ध के हीरो योगेंद्र यादव की रियल स्टोरी है। उस समय उनकी उम्र महज 19 साल थी। 3-4 जुलाई की रात दुश्मन की भीषण फायरिंग के बीच टाइगर हिल से दुश्मनों को भगाने के ऑपरेशन में वो अपनी टुकड़ी में अकेले बचे सैनिक थे, लेकिन घायल होने के बावजूद उन्होंने अलग अलग राइफल से फायरिंग जारी रखी, जिससे पाकिस्तानी सैनिकों को लगा कि भारतीय फौज की दूसरी टुकड़ी मदद के लिए पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी सेना आगे नहीं बढ़ी और फिर जल्द ही मदद के लिए आई भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया। इस तरह तब के ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव आज तक के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र से नवाजे गए सैनिक बन गए। 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन संजय कुमार को अपनी टुकड़ी के साथ चौकी नंबर 4875 पर हमले के लिए ऑर्डर मिला। टुकड़ी आगे बढ़ी तो दुश्मन की ऑटोमेटिक गन ने जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी। राइफलमैन संजय कुमार ने तय किया कि रुका नहीं जाएगा और यकायक हमला कर दिया। संजय कुमार ने आमने सामने की मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानियों को मार गिराया और उसी जोश में गोलीबारी करते हुए दूसरे ठिकाने की ओर बढ़े। संजय इस मुठभेड़ में खुद भी लहूलुहान हो गए, लेकिन अपनी ओर से बेपरवाह वो दुश्मन पर टूट पड़े। अचानक हुए हमले से दुश्मन बौखलाकर भाग खड़ा हुआ और इस भगदड़ में दुश्मन अपनी यूनिवर्सल मशीन गन छोड़ गया। संजय कुमार ने वो गन हथियाई और उसी से दुश्मन का सफाया करना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर राइफल्स के राइफलमैन संजय कुमार को अद्भुत पराक्रम के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। यूं तो कारगिल युद्ध में देश के जाबाज 500 से ज्यादा शहीद हुए, 1300 से ज्यादा सैनिक घायल हुए, लेकिन कुछ कहानियां हर दिल में छाप छोड़ गई। देश पर मर मिटने वाले हर शहीद को जी बिजनेस का सलाम। बेशक इस युद्ध को हमारे सैनिकों ने अपने अदम्य साहस से जीता है, लेकिन इस युद्ध को लड़ने में किस तरह की तोपों की और किस तरह की प्लेन्स की सहायता ली गई है, आइए मैं एक झलक आपको उनकी भी दिखाता हूँ। यह है बोफोर्स तोप और सूबेदार थापा साहब हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि इस तोप की बड़ी चर्चा हुई पाकिस्तान के साथ युद्ध में, क्या खास काम इस तोप ने किया है और किन किन बटालियंस ने, किन किन रेजिमेंट्स ने इस तोप का इस्तेमाल किया इस युद्ध में?
सबसे पहले बॉपर्स जो कारगिल में स्थापित हुआ था, उसमें बॉपर्स गन ने 2.5 लाख से ज़्यादा तो फायर करके अपने दुश्मन को 80% से ज़्यादा कैजुअलिटी करने में कामयाब हुआ था। इसके अलावा उसके बाद जो अपने ग्राउंड सेना है उसको आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मदद की गई थी। तो आप ये कह रहे हैं कि पूरे 2.5 लाख गोले इस तोप ने बरसाए हैं युद्ध में। जी सर। और इस तोप का काम ये था कि पहले ये तोप गोले दागेगी, दुश्मन की सेना को पीछे भगाएगी और उसके बाद हमारे सैनिक जाकर वहाँ पर कब्जा करते थे। तो कौन कौन से रेजिमेंट्स किस किस ने इसका इस्तेमाल किया है सर? इसका हमारा इंडियन आर्मी का आर्टिलरी यूनिट ने पार्टिसिपेट किया है, उसका बोर्ड पे लगे गए हैं सब जी। कौन कौन सा यूनिट ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था, उसका पूरा नाम वहाँ पे लगे हुए हैं। तो काफ़ी योगदान बोफोर्स तोप का बहुत हथियारों के लिहाज से देखें तो ये सबसे अहम हथियार था हमारा। ये थी कारगिल के युद्ध में जमीन से जमीन पर मार करने वाली सबसे अहम हथियार बोफोर्स तोप। लेकिन इस कारगिल के युद्ध का समापन सिर्फ जमीन से नहीं, हवा से भी हुआ था। तो आपको अब मैं दिखाने जा रहा हूँ MiG-21, वो विमान जिसने हवाई हमले करके पाकिस्तान की सेना की कमर तोड़ दी। आइए देखते हैं MiG-21। कारगिल युद्ध में सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब इस युद्ध में एंट्री हुई भारतीय वायुसेना की, यानी कि एयरफोर्स की। और जब एयरफोर्स की एंट्री हुई तो उसे नाम दिया गया ऑपरेशन सफ़ेद सागर। जी हाँ, आप देखिए मेरे पीछे ये MiG-21 है और ये एक्चुअल MiG-21 है, बनाया हुआ नहीं, एक्चुअल है। और इस MiG-21 ने काफ़ी कुछ नुकसान किया दुश्मनों का और फाइनल जीत हासिल करने में बड़ी मदद की है। हमारे साथ सूबेदार थापा साहब हैं। सर ये बताएं कि जब एयरफोर्स की एंट्री हुई इस युद्ध में, क्यों इसे निर्णायक मानते हैं, क्यों वो सबसे आखिर में जो सबसे बड़ा और फाइनल नुकसान करना था पाकिस्तान को, वो एयरफोर्स ने क्या कुछ किया वो समझाएं। सबसे पहले यहाँ का ज़मीनी परिस्थिति ऐसा है कि काफ़ी हाइट वाला ऊंची चोटियाँ हैं जी। यहाँ पे डायरेक्ट जाना बहुत मुश्किल है जी। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ने सबसे पहले ऑपरेशन सफ़ेद सागर को लॉन्च किया था। इसमें बहुत सारे, जिसमें मिराज 2000, जगुआर, Mi-17 हेलीकॉप्टर, MiG-21 इस्तेमाल किया गया था। और MiG-21 जो कि यहाँ पे रखे गए हैं। इंडियन एयरफोर्स का जो MiG-21 का मेन रोल था, जितना भी चोटियाँ हैं, टाइगर हिल और बटालिक सेक्टर का जो मुंटो ढालो है, यहाँ पे इन्होंने निर्णायक रोल निभाया था, जो बम्बार्ड करके। ओके, तो आप देख सकते हैं कि MiG-21 जैसे ज़मीन पर जो काम बोफोर्स ने किया, आसमान में वही काम MiG-21 ने किया। और जब आसमान से गोले बरसे और ज़मीन से भारतीय सैनिक अपनी शूरवीरता के साथ पाकिस्तान की तरफ तेज़ी से बढ़े और वो सारे इलाके जो पाकिस्तान ने अपने गलत इरादे से उनके कब्जे में ले लेते, हमारे सैनिकों ने साथ मिलकर, भारतीय थल सेना और वायुसेना दोनों ने मिलकर उस पर जीत हासिल की। और इसीलिए इसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। और इसीलिए आज ये कारगिल वॉर मेमोरियल हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के लिए एक तीर्थ है। आप सबको यहाँ पर आकर ज़रूर अपने उन सभी देश के सैनिकों को, उन सभी देश के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए। कारगिल युद्ध में भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर काम किया और जमकर दुश्मनों से मुकाबला किया। ये कहानियाँ तो आपने सुनी, लेकिन क्या आपको पता है भारतीय नौसेना ने भी इस पूरे कारगिल युद्ध में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। और इस योगदान की कहानी सुनी और समझी जाती है ऑपरेशन तलवार से। क्या है ऑपरेशन तलवार, आइए जानते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान भारत की सेना और वायुसेना द्रास में बर्फीली चोटियों पर दुश्मन के छक्के छुड़ा रही थी, तो समंदर में नेवी भी पाकिस्तान की खबर लेने के लिए रेडी थी। इंडियन आर्मी का ऑपरेशन विजय चल रहा था एक तरफ, तो दूसरी तरफ वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के जरिए मोर्चा संभाला हुआ था।
तीसरी तरफ भारतीय नौसेना ने भी पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए शुरू किया ऑपरेशन तलवार। इसके तहत पूर्वी नौसेना के बेड़े ने पश्चिमी बेड़े के साथ मिलकर पाकिस्तान के अरब समुद्री मार्गों को ब्लॉक कर दिया। नौसेना को युद्ध के समय यह सुनिश्चित करना था कि पाकिस्तान समुद्र की ओर से भारत की तरफ आंख भी उठाकर न देखे। इसके लिए नौसेना ने जल सीमाओं पर अपनी गश्त को और आक्रामक रूप दे दिया। और तो और पाकिस्तान के बंदरगाहों की तरफ आने वाले रास्तों को भी ब्लॉक कर दिया गया। इस रणनीति का परिणाम यह निकला कि पाकिस्तान पर आर्थिक संकट मंडराने लगा। पाकिस्तान के तमाम नेताओं के पसीने छूटने लगे। आनन फानन में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को यह कहना पड़ा कि देश के पास अब बस 6 दिनों तक ही जिंदा रहने का ईंधन बचा है। आखिरकार पाकिस्तान को युद्ध में बैकफुट पर आना पड़ा और भारतीय सेना ने जो भी पोस्ट अपने कब्जे में दोबारा कर ली थी, उन पर दोबारा चढ़ाई करने या हमले करने की पाकिस्तान ने जुर्रत तक नहीं की। और कारगिल वॉर मेमोरियल में कारगिल युद्ध के बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद जी बिजनेस की टीम पहुंच चुकी है लेमोचिन व्यू पॉइंट, जहां से हम आपको पूरे द्रास सेक्टर में लड़ी गई कारगिल युद्ध की कहानी को बेहतर तरीके से एक बार फिर बताते हैं। इस वक्त मैं हूं द्रास में लेमोचिन व्यू पॉइंट पर। जी हाँ, ये 11,500 फीट की ऊंचाई पर है, द्रास सेक्टर में स्थित है। और द्रास सेक्टर की पूरे कारगिल युद्ध में सबसे ज़्यादा अहमियत इसलिए रही है कि सबसे भीषण, सबसे बड़ा युद्ध यहाँ पर लड़ा गया और दुश्मन यहाँ पर हमारे बहुत नज़दीक था और उसे हराना आसान काम नहीं था। आइए मैं आपका परिचय कर रहा हूँ। कुछ खास ऐसी चोटियाँ हैं जहाँ पर बड़ा युद्ध लड़ा गया। आप देखिए मेरे राइट में सबसे आगे लास्ट में एक छोटा सा गांव आपको चमकता हुआ नजर आ रहा होगा, मशको गांव वो है। और उस मशको गांव के ठीक ऊपर जो पहाड़ी आपको दिख रही, पहाड़ दिख रहा है जहां थोड़ी बर्फ है, वहां पर कैप्टन बत्रा शहीद हुए थे और इसलिए उनके शहादत के सम्मान में इस टॉप का नाम बत्रा टॉप रखा गया। उसके ठीक नज़दीक आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो देखेंगे कि राइनो के सींग की तरह की एक पहाड़ है जहाँ पर बहुत हल्की सी बर्फ है। ज़्यादातर वो पहाड़ खाली सा है, उसे राइनो हॉर्न के नाम से जानते हैं। और उसके बाद थोड़ा आगे आएंगे तो सबसे बड़ी जो ऊंचाई पर टॉप है वो कही जाती है टाइगर हिल, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा। तो ये 3 बड़ी ऐसी जो चोटियाँ थी जो हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे से वापस छुड़वाई और जीती, और यहाँ से हमने कारगिल की बड़ी लड़ाई जीती। देखिए मेरे लेफ्ट में जो आपको पहाड़ दिख रहा है जिसके ऊपर छाया सी है, बर्फ कम है, काफ़ी नहीं के बराबर है, ये है तोलोलिंग। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई थी वो इसी तोलोलिंग के पहाड़ के कैप्चर करने को लेकर हुई थी और इसमें कई सारी बटालियंस का योगदान रहा। और अब आगे आइए, यहाँ पर आपको जो नीचे ढेर सारे घर नजर आएंगे, ये द्रास गाँव है। द्रास गाँव के साथ ही यहाँ पर एक नदी आपको बहती हुई नजर आएगी, ये नदी भी द्रास रिवर है। और इस नदी के साथ साथ ही पास में आपको एक सड़क नजर आएगी और ये सड़क है श्रीनगर से लेकर लेह का हाईवे, नेशनल हाईवे NH1। पाकिस्तान ने जब तोलोलिंग की इस पहाड़ी पर अपना कब्जा जमाया था तो उनका मकसद यही था कि किसी न किसी तरह से इस श्रीनगर लेह हाईवे को अपने कब्जे में कर ले, ताकि भारतीय सेना को यहाँ से जाने वाली कोई भी रसद या सामग्री न पहुँच पाए। और भारतीय सेना ने इस पूरे इलाके में जबरदस्त युद्ध करके अपने सारे इलाकों को फिर से अपने कब्जे में लिया।